हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो ये वीडियो होने वाला है बाउंड्री कंडीशंस पे। तो ये नेक्स्ट सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर दिस यूनिट 5 फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें ई इलेक्ट्रिक फील्ड, बी मैग्नेटिक फील्ड, जो कि मेन हमारे दो कंपोनेंट्स हैं ईएम वेव के, उनके लिए बाउंड्री कंडीशन देखनी है। और फिर थोड़ा सा डी और एच के बारे में जानना है कि डी क्या है, एच क्या है और उनकी बाउंड्री कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशन दो तरीके की। तो बाउंड्री किसके लिए? दो मीडिया, मान लेते हैं मेरे पास ये एक सरफेस है जो सेपरेट कर रहा है। यहाँ पे मान लेते हैं एक मीडियम है और यहाँ दूसरा मीडियम है। ठीक है, ये सरफेस है, मीन्स ये बाउंड्री है इस मीडियम की और इस मीडियम की। अब कोई भी वेक्टर है, मान लेते हैं वेक्टर ए। इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक सरफेस के परपेंडिकुलर, एक सरफेस के पैरेलल। सरफेस के परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट, सरफेस के परपेंडिकुलर और एक कंपोनेंट सरफेस के। तो बाउंड्री कंडीशन हमारे पास कितने तरीके की है? दो तरीके की। एक परपेंडिकुलर बाउंड्री कंडीशन वो वेक्टर है, एक पैरेलल बाउंड्री कंडीशन ऑफ वेक्टर है। और ये परपेंडिकुलर पैरेलल किसके साथ देख रहे हैं? इस सरफेस के साथ, सरफेस के परपेंडिकुलर। मतलब अगर एक वेक्टर ए है, मान लेते हैं इस पूरे बोर्ड में या पूरे थ्री डायमेंशन स्पेस में मेरे पास एक वेक्टर ए है, तो उसका एक सरफेस परपेंडिकुलर है सरफेस के और एक पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल इसको ऐसे लिख देते हैं ए परपेंडिकुलर, ए परपेंडिकुलर। ये सरफेस के अबव है, इसको बोल देते हैं अबव कंपोनेंट। ये सरफेस के बिलो है, ये हो गया बिलो कंपोनेंट। ये पैरेलल कंपोनेंट है अबव, ये पैरेलल कंपोनेंट है बिलो। इनके अंदर क्या रिलेशन है ये चेक करना है। मीन्स ये दोनों बराबर होते हैं, इन दोनों के प्लस या माइनस करने से कुछ हमारे पास कॉम्बिनेशन से कुछ फिजिकल क्वांटिटी आती है कि नहीं, ये देखना है। तो एक जनरल टेक्निक बताऊंगा पहले कि कैसे परपेंडिकुलर और पैरेलल बाउंड्री कंडीशन को सॉल्व करते हैं अलग से। ठीक है, कोई भी वेक्टर हो तुम्हारे पास, ठीक है, पैरेलल बाउंड्री कंडीशन होगी उसकी, एक परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर के लिए कैसे काम करते हैं? परपेंडिकुलर के लिए हम लेते हैं डाइवर्जेंस का। किसका? डाइवर्जेंस का। मींस हमें इसका डाइवर्जेंस लिखना पड़ेगा। डाइवर्जेंस ऑफ ए क्या होगा? ठीक है, किसी भी क्वांटिटी का हमें पता है डाइवर्जेंस ई का क्या होता है, रो बाय एप्सिलॉन नॉट। बी का डाइवर्जेंस क्या होता है? जीरो। कल मैक्सवेल इक्वेशंस लेक्चर 1 में किया था, वही है कि डाइवर्जेंस ऑफ ई इज रो बाय एप्सिलॉन नॉट, डाइवर्जेंस ऑफ बी इज। तो अगर आपको ई और बी के लिए परपेंडिकुलर बाउंड्री कंडीशन निकालनी है तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा? डाइवर्जेंस का कंडीशन। ठीक है, सेकंड स्टेप, स्टोक्स डाइवर्जेंस है, मींस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस क्या कहती है? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है? अगर आप किसी वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल लिखते हो, कौन सा इंटीग्रल लिखते हो? सरफेस इंटीग्रल, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल में यूजिंग डाइवर्जेंस। ये है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो सबसे पहला स्टेप, परपेंडिकुलर बाउंड्री कंडीशन निकालने के लिए मुझे डाइवर्जेंस लिखना पड़ेगा जिस वेक्टर में मुझे बाउंड्री कंडीशन निकालनी है उसके लिए। सेकंड, मुझे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी इस वेक्टर। ठीक है, थर्ड, गॉसियन पिल बॉक्स। गॉसियन पिल बॉक्स, तुम ये समझ लो माचिस की डिब्बी। पिल बॉक्स इज माचिस की डिब्बी। अब ये क्या है गॉसियन पिल बॉक्स? 11th क्लास में जब गोज लो पढ़ता तो तुमने डिफरेंट आपके कॉन्फ़िगरेशंस थे, उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा होगा कि मेरे पास एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मेरे पास एक शीट है या मेरे पास एक स्फीयर है।
इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस लाइन चार्ज की वजह से मेरे पास इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इसके लिए हम एक गॉसियन सरफेस बनाते थे, इसके लिए हम एक गॉसियन सरफेस बनाते थे और क्या यूज करते थे, गॉस लॉ इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन, ठीक है, ये यूज करते थे। तो एक लाइन चार्ज के लिए कैसा गॉसियन सरफेस बनता था, सिलेंड्रिकल। कैसा बनता था, सिलेंड्रिकल। एक स्फीयर के लिए कैसा बनता था, स्फेरिकल। मतलब जिस भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था उस पॉइंट पे जाते थे और एक स्फीयर बना देते थे। इसके लिए जिस पॉइंट पे निकालना होता था उस पॉइंट के अराउंड एक सिलेंडर, ये होता था गॉसियन सरफेस। तो सिमिलरली मुझे गॉसियन सरफेस बनाना है, तो वो गॉसियन सरफेस कैसा दिखेगा, माचिस की डिब्बी के जैसा, ठीक है। तो मान लो ऐसा कुछ, ठीक है, ये बुक है, तो इसकी 6 सरफेस है, एक इसके बिल्कुल पीछे 2, एक इधर 3, एक इधर 4, एक ऊपर वाली सरफेस 5, एक नीचे वाली सरफेस 6। तो मेरे पास 6 सरफेस होगी उस माचिस की डिब्बी। और उसकी थिकनेस, अभी तुम इस बुक को देख रहे हो, पतली सी बुक है, और पतला करते जाओ और पतला करते जाओ, यानी कि थिकनेस को बिल्कुल स्मॉल करते जाओ, यानी कि इसकी थिकनेस बिल्कुल स्मॉल होनी चाहिए, थिकनेस स्मॉल, ठीक है। तो अभी तक मैंने क्या बताया, बाउंड्री कंडीशंस होती क्या है, एक सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर भी हो सकता है आपका वेक्टर, पैरेलल भी हो सकता है। अबव और बिलो में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस नहीं है, दोनों कंटिन्यूअस है, यही देखना है। परपेंडिकुलर बाउंड्री कंडीशन निकालनी है तो डाइवर्जेंस लिखना पड़ेगा, डाइवर्जेंस में हमेशा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज होती है, और यहां हमें बनाना है गॉसियन थ्योरम, ठीक है, जो कैसा होगा, माचिस की डिब्बी के जैसा, जिसकी थिकनेस क्या होगी, स्मॉल। अगर मुझे पैरेलल निकालना है, अगर मुझे पैरेलल निकालना है, पैरेलल बाउंड्री कंडीशन, तो मुझे यूज करना है कर्ल, यानी कि मुझे वेक्टर का कर्ल पता होना चाहिए, वेक्टर का कर्ल पता होना चाहिए, यानी कि ई का कर्ल क्या होगा, बी का कर्ल क्या होगा, ये मुझे पता होना चाहिए। सेकंड, इसमें थ्योरम कौन सी लगेगी, कर्ल है स्टोक्स कर्ल थ्योरम, स्टोक्स कर्ल, स्टोक्स कर्ल थ्योरम क्या करती है, सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है। करेंगे लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल, यूजिंग दिस कर्ल, ठीक है। थर्ड, यहां मैंने क्या किया, गॉसियन पिल बॉक्स बनाया था, यहां बनेगा रेक्टेंगुलर लूप, रेक्टेंगुलर लूप कुछ ऐसा, ये रेक्टेंगुलर लूप है, इसकी भी जो थिकनेस होगी वो स्मॉल होगी, ये थिकनेस है, ये क्या होगी, स्मॉल, मींस बहुत छोटी, टेंड्स टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले इसका पैरेलल बाउंड्री कंडीशन निकालना, तो कर्ल लिखना पड़ेगा, स्टोक्स कर्ल थ्योरम यूज करनी पड़ेगी, जो कि होती है a डॉट dl, मतलब लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस वेक्टर इज इक्वल टू कर्ल ऑफ दिस वेक्टर डॉट dl, सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया। थर्ड इज रेक्टेंगुलर लूप, गॉसियन सरफेस कैसा बनाना है, ये गॉसियन सरफेस ही है, ये गॉसियन सरफेस ही है, बट कैसा है, रेक्टेंगल, दिखने में कैसा है, रेक्टेंगल। ये कैसा है, माचिस की डिब्बी की तरह, इनके क्यूबॉइड 6 फेसेस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं करने वाला हूं परपेंडिकुलर बाउंड्री कंडीशन ई के लिए, फिर पैरेलल बाउंड्री कंडीशन ई के लिए, फिर करेंगे। तो ये एक टेक्निक है जो कि हम किसी भी वेक्टर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, परपेंडिकुलर, पैरेलल। परपेंडिकुलर में डाइवर्जेंस, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और माचिस की डिब्बी, गॉसियन सरफेस कैसा होगा, पिल बॉक्स। पैरेलल, पैरेलल के लिए कर्ल यूज करना है, स्टोक्स कर्ल थ्योरम और रेक्टेंगुलर। तो सबसे पहले ई पे चलो, ठीक है, ई के लिए कैसे निकालना, ई की परपेंडिकुलर above एंड ई परपेंडिकुलर बिलो में क्या रिलेशन होगा, ये मुझे दे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर बाउंड्री कंडीशन है, इसके लिए मुझे सब पहले स्टेप क्या है, डाइवर्जेंस लिखना पड़ेगा, किसका, जिस वेक्टर का आप निकाल रहे हो,
बाउंड्री कंडीशन। किसका निकाल रहा हूँ, ई का। ई का डाइवर्जेंस कितना होता है, रो बाय एप्सिलॉन नॉट। ये मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन है जो कल बताएंगे, ठीक है। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या यूज करते हैं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। क्या यूज करते हैं, गॉस डाइवर्जेंस। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है, ए डॉट बी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए डीवी। डाइवर्जेंस ऑफ ए डीवी। तो यहाँ क्या है, डाइवर्जेंस। तो मुझे क्या करना है, डाइवर्जेंस डीवी के साथ मल्टीप्लाई करना है और इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अगर मैं इसको कुछ ऐसा कर दूं, डीवी से मल्टीप्लाई कर दूं इस साइड और डीवी से मल्टीप्लाई कर दूं इस साइड, और दोनों तरफ इंटीग्रल ले लूं, किस पे, वॉल्यूम पे। किस पे इंटीग्रल ले लूं, वॉल्यूम पे। मैंने क्या किया है, फर्स्ट इक्वेशन को इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एलिमेंट, विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एलिमेंट, पूरी इक्वेशन को, ठीक है। यहां तो मेरा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज हो जाएगा, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करेगी, किसी भी वेक्टर का डाइवर्जेंस उसके वॉल्यूम इंटीग्रल पे अगर होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेक्टर डॉट उसका सरफेस इंटीग्रल। यानी कि ये वेक्टर डॉट सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी, ठीक है। ये सरफेस 1 बाय एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट रो डी। ये क्या बन जाएगा, क्यू इनक्लोज्ड, कल बताया था। रो क्या है, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर dq अपॉन dv। अगर रो को तुम्हें निकालना है इन टर्म्स ऑफ dq, q कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रो dv, रो dv इंटीग्रेशन। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, q इनक्लोज्ड दैट इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट q इनक्लोज्ड। अब आप कहोगे सर ये तो हमें पता ही था, ये तो फ्लक्स की डेफिनेशन है, तो ये तो हमें पता ही था। ये क्या है, फ्लक्स ही तो है। गॉस लॉ क्या बोलता है, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed surface is equal to 1 by epsilon naught times q enclosed। जितना भी अंदर चार्ज इनक्लोज्ड है। और फ्लक्स क्या होता है, E dot d, that is the dot product of electric field vector and area vector। ये तो डायरेक्ट पता ही था, निकाल के भी दिखा दिया कैसे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से निकाल सकते हो। तीसरा स्टेप क्या था, हमें करना है, तीसरे स्टेप में गॉसियन फिल्म बॉक्स। तो मैं सरफेस बनाता हूं और उसके अराउंड गॉसियन फिल्म बॉक्स मान लेते हैं ये मेरी सरफेस है, ठीक है। ये चार्ज है, ये डायरेक्शन है z कैप की, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे जा रहा था, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट एक ये रहा अबव सरफेस, एक बिलो द सरफेस। इन दोनों की डायरेक्शन की किस डायरेक्शन में है, ये कौन सी डायरेक्शन है, जेड डायरेक्शन, ठीक है। क्योंकि ई की डायरेक्शन ये है, मैंने ई की डायरेक्शन ये दी है जेड की डायरेक्शन में, तो ये ई परपेंडिकुलर अबव भी जेड पे है, ई परपेंडिकुलर बिलो भी जेड पे है। अब मेरे को गॉसियन सरफेस बनाना है, ठीक है। वो गॉसियन सरफेस कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा, ठीक है। तो मैं इसको बनाता हूँ। ठीक है, तो ये बन गया मेरा गॉसियन सरफेस, ठीक है। ऐसा एक सरफेस ये रहा पहला, एक नीचे इसके जस्ट सेकंड, इसके नीचे जस्ट कौन सा हो जाएगा, सेकंड। राइट साइड थर्ड, लेफ्ट साइड फोर्थ, ये साइड फिफ्थ, ये साइड सिक्स्थ। और इसकी थिकनेस मुझे स्मॉल लेनी है, यानी कि जो थिकनेस है ये स्मॉल लेनी है, इसको मैंने कर दिया 10/0। तो ये अगर मैं थिकनेस बिल्कुल स्मॉल कर दूंगा तो इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया खत्म हो जाएगा। सिर्फ एरिया इसका फर्स्ट सरफेस का और ये जो नीचे वाली सरफेस है इसका एरिया, क्योंकि मुझे क्या चाहिए यहाँ पे एरिया वेक्टर, ठीक है। ई डॉट डी, मुझे डॉट प्रोडक्ट देखना है ई का डी के साथ। तो ये जो थर्ड सरफेस है, फोर्थ सरफेस है, फिफ्थ सरफेस है, सिक्स सरफेस है, इसका जो एरिया वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा,
क्योंकि मैंने इसकी थिकनेस को नेग्लिजिबल लिया, मुझे ये इक्वेशन यूज करनी है। यूज करते हैं। पूरी सरफेस पे कितने टुकड़े हैं? 6 टुकड़े। तो ये इंटीग्रल 6 टुकड़ों में टूट जाएगा। ई पहले पहले सरफेस पे, दूसरे सरफेस पे, और तुम्हें मैंने बता दिया थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स पे ये 0 हो जाएगा बिकॉज डी इज 0। थिकनेस बिल्कुल स्मॉल है, मींस एरिया बहुत स्मॉल हो जाएगा, डी 0 हो जाएगा, बाकी जो कंपोनेंट हो जाएंगे वो 0 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 1/ε0 q इन 1/ε0 q इन। ठीक है, अब P डॉट डी फिर से ये आपको देते हैं। ये फर्स्ट सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर, ये वेक्टर है, तो फर्स्ट सरफेस है ये, इसका एरिया वेक्टर कहाँ है? ऊपर। ऊपर मींस कौन सी डायरेक्शन? जेड है। लेकिन जो DA1 है वो कहाँ है? जेड कैप डायरेक्शन। वो कहाँ है? जेड कैप डायरेक्शन। और मान लेते हैं इसका एरिया कितना है? A। इसका एरिया कितना है? अब जो नीचे वाला सरफेस है, ये जो नीचे वाला सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर कहाँ है? नीचे। नीचे मींस माइनस जेड डायरेक्शन में, और एरिया कितना है? बराबर, जितना ऊपर है उतना ही नीचे। मीन जो DA2 है वो भी DA ही है, लेकिन माइनस जेड डायरेक्शन, जिसको मैंने A लेट कर दिया, वो विद साइन माइनस A हो जाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ है तो माइनस। E ऊपर की तरफ E क्या है? E परपेंडिकुलर अबव, जिसकी डायरेक्शन ऊपर है। E1 कितना है? E परपेंडिकुलर अबव जेड के डायरेक्शन में, तो E2 कितना है? E परपेंडिकुलर बिलो। ठीक है, तो E1 डॉट DA, E1 की तरह जेड डायरेक्शन में, DA1 कहाँ है? जेड डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल 0, cos 0, cos 0 इज 1। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा? E परपेंडिकुलर अबव, एरिया को मैंने एक बार दिए ही रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन करना, cos 0 बनोगे। इधर E2 का है जेड डायरेक्शन में, क्योंकि E परपेंडिकुलर अबव भी ऊपर ही है। DA2 का है माइनस जेड डायरेक्शन, दैट इज cos 180। दोनों के बीच में माइनस साइन आ जाएगा। बिलो DA तो नेगेटिव साइन इज इक्वल टू दिस 2 इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, अब एरिया का इंटीग्रल करना है। मान लेते हैं पूरे सरफेस का एरिया कितना है? जो मेरा बुक था उसका पूरा ऊपर का सरफेस का एरिया A, नीचे का भी A। लेट करते हैं इसको, माइनस E परपेंडिकुलर बिलो, इसका भी इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, दैट मींस A कॉमन आ गया, E परपेंडिकुलर अबव माइनस E परपेंडिकुलर बिलो इज इक्वल टू 1/ε0। Q इनक्लोज को मैं क्या लिख सकता हूँ? सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए, जहां पे सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी 3 तरह की होती है। एक लाइन चार्ज डेंसिटी, मान लो मेरे पास ये मार्कर है, मार्कर पे अगर मैंने वो दे दिया चार्ज, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये क्या है? सरफेस, सरफेस पे दे दिया तो सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक बॉल है मेरे पास, उसके अंदर चार्ज भर दिया तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये क्या है? सरफेस, सरफेस पे कितना चार्ज है ये देखना है मुझे। तो इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसे मैं अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास चार्ज आ जाएगा, बिकॉज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अगर चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम की है तो, अगर सरफेस वाली एरिया वाली है तो चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको सिग्मा से लिखते हैं। और अगर लाइन के साथ है तो उसको लैम्डा से लिखते हैं, चार्ज पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट लेंथ।
तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू ए ए कैंसिल, क्योंकि एरिया तो सेम है, इस सरफेस की बात कर रहे हैं, इस सरफेस की बात कर रहे हैं, एरिया सेम, एरिया कैंसिल, ई परपेंडिकुलर अबव माइनस ई परपेंडिकुलर बिलो इज इक्वल टू सिग्मा बाय, ये मेरी बाउंड्री कंडीशन आ गई, परपेंडिकुलर बाउंड्री कंडीशन फॉर ई। मैंने स्टार्ट किया डाइवर्जेंस ऑफ ई से, फिर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से मैंने ई डॉट डी इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू इनक्लोज्ड, जो कि गॉस लॉ होता है, डायरेक्ट वहां से भी स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद गॉसियन पिल बॉक्स लिया, 6 सरफेस थी, जिसमें से 2 ही ने कंट्रीब्यूशन दिया, एक अबव सरफेस, एक बिलो सरफेस। बाकी जो राइट लेफ्ट, ये जो आपको सामने दिख रही है और ये जो पीछे दिख रही है, ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। थिकनेस क्या है जी, मैंने बहुत छोटा पिन बॉक्स लिया, थिकनेस 0, एरिया 0, एरिया 0 की वजह से ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, सिर्फ बचेगा कौन सा 1, 1 का एरिया वेक्टर ऊपर जेड कैप, सेकंड का एरिया वेक्टर नीचे माइनस जेड कैप, ठीक है, क्योंकि सेकंड वाला जो है वो नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ जाएंगे तो माइनस जेड कैप, ई की डायरेक्शन में ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, ये भी जेड कैप, ये भी जेड कैप, मैग्नीट्यूड कितना है, ई परपेंडिकुलर अबव, ये ई परपेंडिकुलर, डॉट प्रोडक्ट किया वही है, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर बाउंड्री कंडीशन है। अब बात करते हैं इसकी पैरेलल बाउंड्री कंडीशन। तो पैरेलल बाउंड्री कंडीशन में क्या यूज करते हैं, कर्ल, ठीक है, स्टोक्स कर्ल थ्योरम। और गॉसियन सरफेस कैसा बनाते हैं, रेक्टेंगुलर, ठीक है। गॉसियन सरफेस मुझे कैसा बनाना है, रेक्टेंगुलर, जिसकी थिकनेस एप्सिलॉन है, जिसको मुझे बहुत जीरो लेना है, जिसको मुझे बहुत जीरो लेना है। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जरूर है, लेकिन उसकी जो थिकनेस है वो बिल्कुल स्मॉल है, टेंस टू जीरो, ये इसकी लेंथ है एल, ये इसकी लेंथ पैरेलल है, मीन सरफेस के पैरेलल मुझे बाउंड्री कंडीशन चेक करनी है, मींस ई पैरेलल अबव कितना होगा, एंड ई पैरेलल बिलो कितना होगा, ठीक है। मान लेते हैं ई पैरेलल अबव इस डायरेक्शन में, ई पैरेलल बिलो भी इस डायरेक्शन में, ठीक है। इस डायरेक्शन को मैं बोल देता हूँ जेड कैप, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी, इसे जेड कैप डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये भी इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में, अब कैसे चल रहा है इसको मान लेता हूँ मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ऐसे चला ए से बी, फिर बी से सी, सी से डी, डी से लूप कंप्लीट, लूप में जाना है मुझे, यूज क्या करना है, कर्ल, कर्ल ऑफ ई, कर्ल ऑफ ई क्या रहता है, ई एक आपका स्ट्रेट फील्ड है, मींस आपने हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे देखे होंगे, कभी घूमता हुआ नहीं होता है, और कर्ल का मतलब होता है घूमना, ई नहीं घूमता, ई नहीं घूमेगा तो उसका कर्ल क्या हो जाएगा, तो अगर कर्ल जीरो हो गया, मुझे कौन सी थ्योरम यूज करनी है, स्टोक्स कर्ल थ्योरम। स्टोक्स कर्ल थ्योरम क्या बोलती है, अगर किसी भी वेक्टर का मुझे लाइन इंटीग्रल लेना है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा उसके कर्ल में सरफेस इंटीग्रल। तो मुझे क्या करना है, कर्ल तो मेरे पास है, कर्ल ऑफ ई जीरो, मुझे क्या करना है, सरफेस इंटीग्रल लेना है, तो मैं इसका सरफेस इंटीग्रल ले लेता हूँ, इसका सरफेस इंटीग्रल, आगे तो जीरो है, जीरो रहेगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेल क्रॉस ई डॉट डी ए, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कर्ल, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ई डॉट डी ए, ठीक है। यानी कि जो कर्ल था सरफेस इंटीग्रल में, किसमें लिख दिया मैंने, ई डॉट डी ए, ठीक है। इसे सॉल्व करना है, मतलब ई के बीच में और डीएल के बीच में एंगल देखना है, जीरो होगा 180 होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट, फिर इस पे चलना है लाइन, लूप कहां से स्टार्ट हो रहा है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से, तो मुझे चलना है इस पे, फिर से 4 पाथ है मेरे पास, पहला, दूसरा, तीसरा, अब देखो मैंने इसको क्या कर दिया, एप्सिलॉन जीरो है, मींस ये वाला जो पाथ है फोर्थ, और ये जो पाथ है सेकंड, इसकी लेंथ कितनी हो गई है, इसका डीएल कितना हो गया लगभग जीरो,
ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। देखो कैसे, ई डॉट डीएल, तो मुझे पहले इस पार्ट में लिखना है E1 डॉट DL1 प्लस E2 डॉट DL2 प्लस E3 डॉट DL3 प्लस E4 डॉट DL4 बराबर में क्या है 0। ठीक है, ये पहला पार्ट। पहले पार्ट में E1 बिलो किस डायरेक्शन में, जेड कैप। ठीक है, ये है मेरा E पैरेलल जेड डॉट DL1। कहाँ जा रहा हूँ मैं, ये कौन सी डायरेक्शन है, अगर ये प्लस जेड है तो ये कौन सी डायरेक्शन है, माइनस जेड। यानी कि ये जो DL1 है वो किस डायरेक्शन में है, माइनस जेड। एक बार DL ले लेता हूँ, DL का इंटीग्रल कर दूंगा तो कितना हो जाएगा L प्लस E2, ये सेकंड। अब E2 तो मुझे पता नहीं कितना है, E2 मुझे नहीं पता क्या है, बट ये जो DL2 है इसको मैंने क्या कर दिया, ठीक, बिल्कुल जीरो स्मॉल। ये जो पाथ है बिल्कुल ऐसे छोटा होगा, मान लो ऐसा हो, जो इसकी लेंथ है वो बिल्कुल छोटी होगी, तो इस लेंथ पे जब तुम इंटीग्रल करोगे तो वो क्या करेगा, कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा। सेकंड वाला जो पार्ट है वो जीरो हो जाएगा, बिकॉज एप्सिलॉन इज जीरो, थिकनेस इज वेरी स्मॉल। ठीक है, ये सेकंड वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड पे देखते हैं। थर्ड में ई की डायरेक्शन क्या है, जेड डायरेक्शन। ई का है जेड डायरेक्शन में। अच्छा, डीएल कहाँ जा रहे हैं, C2D किस डायरेक्शन में, ये कौन सी डायरेक्शन है, जेड डॉट डीएल। फोर्थ में फिर से ये D2 ए जाएंगे, ई की डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, ये थिकनेस स्मॉल हो जाएगी। जब तुम डीएल पे इंटीग्रल करोगे तो ये कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा, सेम रीजन। ठीक है, ये इक्वल टू 0, दो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। तो जेड कैप डॉट माइनस जेड कैप वन हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट, तो ये क्या बचेगा, ई परपेंडिकुलर बिलो विद अ माइनस साइन इंटीग्रल ऑफ डीएल प्लस ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल अबव, ये क्या है, जेड कैप वन इंटीग्रल ऑफ डीएल क्या है, लेंथ, डीएल क्या है, लेंथ, ई पैरेलल अबव लेंथ माइनस ई पैरेलल बिलो लेंथ इक्वल टू लेंथ कॉमन लेके खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास कंडीशन क्या आ गया, ई पैरेलल अबव माइनस ई पैरेलल बिलो इक्वल टू, दैट मींस दोनों कंटिन्यूअस है, यानी कि जो ई पैरेलल अबव है और ई पैरेलल बिलो मींस ई पैरेलल अबव ई पैरेलल बिलो सेम है, कंटिन्यूअस है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों। तो अगर इसे कंक्लूड करें तो ई की दो मेरे पास बाउंड्री कंडीशन आ गई, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। दूसरी अब मुझे डी की देखनी है। डी जो होता है उसका डाइवर्जेंस रहता है रो फ्री, जैसे कि तुमने ई से स्टार्ट किया था, डाइवर्जेंस ऑफ ई क्या था, रो बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या कैसा समझो, एप्सिलॉन नॉट को मैंने इधर भेज दिया तो ये बचा रो, बट ये रो और ये रो अलग है, ये रो फ्री है, मींस फ्री चार्ज डेंसिटी। यहाँ जो रो होता है वो फ्री चार्ज भी हो सकता है और बाउंड चार्ज भी हो सकता है,
बट यहाँ चार्ज फ्री चार्ज ही है, ठीक है। ये रहता है डी का फॉर्मूला, डाइवर्जेंस ऑफ दिस। इसको तुम जब सोल्व करोगे तो ये जो रिलेशन है बिल्कुल ऐसा बनेगा, दैट इज, क्योंकि डाइवर्जेंस है तो डाइवर्जेंस से हम क्या करते हैं, गॉस डाइवर्जेंस, फिर हम गॉसियन पिल बॉक्स बनाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिखेंगे, डी परपेंडिकुलर अबव माइनस डी परपेंडिकुलर, एप्सिलॉन नॉट तो इधर चला गया, ये तो डी बना है, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ सिग्मा, सिग्मा। तो डिराइव मत करना एग्जाम में, चाहे इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, डी परपेंडिकुलर अबव माइनस डी परपेंडिकुलर बिलो इज इक्वल टू सिग्मा फ्री। यहाँ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट को उधर भेज देना, एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज देना, एप्सिलॉन नॉट ही डी बन जाएगा, डी परपेंडिकुलर अबव माइनस डी परपेंडिकुलर बिलो इज इक्वल टू सिग्मा फ्री। सिग्मा किस में कन्वर्ट हो गया, फ्री में, क्योंकि सिग्मा यानी कि जो चार्ज है वो दो तरीके का हो सकता है, बाउंड और एक फ्री। तो जो डी की कंडीशंस है वो फ्री के लिए, ठीक है, ये बाउंड्री कंडीशन है। अब जो पैरेलल की बाउंड्री कंडीशन है उसके लिए आपको ये यूज करना पड़ेगा, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस। आई होप ये सब आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये पोस्ट ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में आएगा। तो इसका जो पैरेलल कंडीशन है वो क्या होता है, ये जानने की जरूरत आपको नहीं, ठीक है। आपको क्या करना है एग्जाम में, अगर आ जाता है ई बी बी एच, चारों की बाउंड्री कंडीशन निकालो, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है, ई की बाउंड्री कंडीशंस निकालनी है, आपने निकालना सीख लिया, परपेंडिकुलर की इजीली निकाल सकते हो, पैरेलल की इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डी पे आना है, डी के लिए क्या करना है, ये चीज लिखनी है, डाइवर्जेंस ऑफ दीज दो फ्री। तो सिमिलरली करके, क्योंकि आपने ई का कर दिया है, ई के बाद आप कर सकते हो सिमिलरली डी परपेंडिकुलर अबव माइनस डी परपेंडिकुलर बिलो इज सिग्मा ऑफ, और पैरेलल वाली छोड़ दे, ठीक है, पैरेलल वाली छोड़ दे, क्योंकि पैरेलल की जो बाउंड्री कंडीशन है इसके लिए ये रिलेशन यूज होगा, और ये तुमने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। यहाँ पे पी जो है वो पोलराइजेशन है, ठीक है। ये हुआ ई के लिए और डी के लिए। अब बात करते हैं बी के लिए और एच के लिए। सिमिलरली बी को डिटेल में पढ़ेंगे, बी को डिटेल में पढ़ेंगे, और एच को हल्का सा, मींस एच में भी ऐसा ही प्रॉब्लम आएगा, एक पैरेलल एक परपेंडिकुलर। अब पैरेलल परपेंडिकुलर बी से अलग होगी, तो जो सेम होगी, जैसे कि यहाँ ये दोनों सेम है, वो तो मैं आपको लिखवा दूंगा, जो डिफरेंट होगी वो छोड़, ठीक है। तो आते हैं बी के, बी के लिए कैसे करनी है, बी की परपेंडिकुलर निकालनी है, और बी की सबसे पहले बी परपेंडिकुलर, ये एक सरफेस है, ठीक है। फिर से वही गॉसियन पिल बॉक्स बनाना है, ठीक है। इसका पहला सरफेस, नीचे वाला सेकंड सरफेस, थर्ड सरफेस, फोर्थ सरफेस, फिफ्थ सरफेस, सिक्स्थ सरफेस, ठीक है। ये जेड कैप इसी डायरेक्शन में पी है, इसी डायरेक्शन में पी है, तो ये हो गया बी परपेंडिकुलर अबव, ये हो गया बी परपेंडिकुलर बी। फिर से वही, ये जो थिकनेस है बहुत स्मॉल है, एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, यानी कि जो 3 4 5 6 will not contribute to area integral। परपेंडिकुलर है तो क्या यूज करेंगे, डाइवर्जेंस। और बी का डाइवर्जेंस क्या रहता है, बी का डाइवर्जेंस मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन से डाइवर्जेंस ऑफ बी इज, तो सेकंड इक्वेशन मैक्सवेल की जो कल लेक्चर में करवाई थी वो थी डाइवर्जेंस ऑफ बी इज 0। दिस इज गोस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। सेकंड, इसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रल लेना वॉल्यूम पे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
सरफेस इंटीग्रल, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल। तो अब क्या करना है, इसके 6 सरफेस है जिसमें से 3 4 5 6 कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, बचेगा कौन सा 1 और 2। तो b1 डॉट da1 प्लस b2 डॉट da, ये रह जाएगा। ठीक है, तो वही da1 की डायरेक्शन ऊपर, da2 की डायरेक्शन नीचे, b1 की डायरेक्शन ऊपर, b2 की डायरेक्शन ऊपर। तो b1 कितना है, b परपेंडिकुलर अबव, z कैप da की डायरेक्शन ऊपर, z कैप डॉट प्रोडक्ट, तो z कैप डॉट z कैप क्या हो जाएगा, प्लस b2 कितना है, b परपेंडिकुलर बिलो, डायरेक्शन क्या है z कैप डॉट सेकंड सरफेस का जो इंटीग्रल है वो नीचे है, da माइनस z इक्वल टू 0। तो फिर से भाई ये बन जाएगा z कैप डॉट z कैप 1 b परपेंडिकुलर अबव, इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल बचेगा da का माइनस ये z कैप डॉट z कैप नेगेटिव साइन, तो माइनस बाहर आ गया, b परपेंडिकुलर बिलो कांस्टेंट है बाहर, d। तो चाहे ऊपर वाला सरफेस लो नीचे वाला सरफेस लो, एरिया सेम है, इसका इंटीग्रल क्या बन जाएगा, मान लेते हैं इस सरफेस का एरिया कितना है, तो b परपेंडिकुलर अबव a माइनस b परपेंडिकुलर बिलो a इक्वल टू 0, a कॉमन लेके कैंसिल, b परपेंडिकुलर अबव माइनस b परपेंडिकुलर बिलो इज 0, दैट मींस दोनों क्या है, सेम, b परपेंडिकुलर अबव और b परपेंडिकुलर बिलो, ये क्या है, कंटीन्यूअस। तो मेरे पास परपेंडिकुलर की कंडीशन आ गई, b परपेंडिकुलर अबव इज इक्वल टू b परपेंडिकुलर बिलो। अब चलते हैं पैरेलल, पैरेलल के लिए क्या करेंगे, कर्ल। पैरेलल के लिए मुझे क्या यूज करना है, कर्ल। ठीक है, कर्ल यूज करना है तो रेक्टेंगुलर रूप बनाना है, तो फिर से मैंने यहाँ पे रेक्टेंगुलर रूप बनाया, यहाँ से स्टार्ट किया चलना, ए बी सी डी, इसकी थिकनेस टेंड्स टू 0, ए से दी गए, बी से सी गए, सी से दी गए, डी से गए, ये है बी पैरेलल अबव, ये है बी पैरेलल बिलो, ये डायरेक्शन है जेड कैप। ठीक है, अब डीएल 1 2 की डायरेक्शन देखो। ठीक है, तो इसके लिए मुझे कर्ल लिखना है, कर्ल ऑफ बी कितना होता है, म्यू नॉट टाइम्स जी। तो मुझे यहाँ करना है इसका सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, क्योंकि स्टोक्स कर्ल थ्योरम क्या बोलता है, किसी भी वेक्टर का अगर आप लाइन इंटीग्रल लेते हो तो वो कर्ल में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कर्ल में। तो मैंने क्या किया, कर्ल एरिया वेक्टर लिया इसका, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, b डॉट डी, इधर म्यू नॉट कांस्टेंट j डॉट डी, j क्या है, करंट डेंसिटी, दैट मींस करंट पर यूनिट एरिया। अगर छोटा सा करंट है तो छोटा सा एरिया वेक्टर, तो डी कितना आ गया, j। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो डी बन जाएगा i, सॉल्व होने के बाद i, ये हो जाएगा j डॉट डी का इंटीग्रेशन, j डॉट डी का इंटीग्रेशन, तो j डॉट डी का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, i, ये बन जाएगा म्यू नॉट i। इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं थी, ये क्या था, एम्पियर्स लॉ, पढ़ा होगा 12th क्लास में, एम्पियर्स सर्कुटल लॉ। ठीक है, तो यहां से मुझे जाना है 4 लाइन वापस, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी टू ए, एक बनेगा p1 डॉट dl1, ये है dl1। ठीक है, इस डायरेक्शन dl, ये सेकंड पाथ, थर्ड पाथ, फोर्थ, थर्ड सेकंड और फोर्थ कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो इसकी थिकनेस क्या हो जाएगी, जीरो, थिकनेस क्या हो जाएगी, जीरो। फर्स्ट और थर्ड कंट्रीब्यूट करेंगे, फर्स्ट और थर्ड कंट्रीब्यूट करेंगे, बराबर में म्यू नॉट i,
ये एम्पियर्स लो है, ठीक है। V1 क्या है, ये DL1, जहां DL1 है वही B1 है, तो B1 क्या है, बिलो। बिलो की डायरेक्शन क्या है, Z कैप। बिलो इसकी डायरेक्शन है Z कैप। डॉट प्रोडक्ट DL1 की डायरेक्शन क्या है, माइनस Z कैप प्लस B3 DL3 ऊपर है तो B3 ये रहा, B पैरेलल रहो, डायरेक्शन क्या है इधर Z कैप। डॉट प्रोडक्ट DL3 की डायरेक्शन ये रहा, Z कैप बराबर में म्यू नॉट आई, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या सॉल्व होंगे देखते हैं। जेड कैप डॉट जेड कैप 1 माइनस साइन रह जाएगा, ये माइनस बी पैरेलल बिलो डीएल पे इंटीग्रेशन, डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लेंथ, ये लेंथ है, ये लेंथ है, रेक्टेंगल लिया है तो रेक्टेंगल में दोनों लेंथ क्या होगी, बराबर। ब्रेड्थ भी बराबर होती है, थिकनेस बराबर होती है, बट उसे मैंने कर दिया 0, तो ये कंटिन्यू प्लस बी पैरेलल अबाउट जेड कैप डॉट जेड कैप डीएल, ये है बी पैरेलल अबाउट डीएल बन जाएगा एल माइनस बी पैरेलल बिलो, ये बन जाएगा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट। ये मेरी बाउंड्री कंडीशन बन जाएगी पैरेलल की, और परपेंडिकुलर के लिए चाहती है बी परपेंडिकुलर अबव माइनस बी परपेंडिकुलर बिलो, जीरो था मींस दोनों क्या थे, कंटीन्यूअस।